हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ निर्मल पीजी कॉलेज। तो लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एक मैं चार्ज प्लेस करता हूँ तो उसकी वजह से जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस प्रकार से आता है, और उसी से अपन ने देखा था गॉस का डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक्चुअली मैं कल भूल गया था, एक और टॉपिक रह गया था ऐसे में, आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है आपका लॉरेंट्ज लोकल फील्ड एंड क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन। क्या है? लॉरेंट्ज लोकल फील्ड एंड क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन। तो ये जो क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन है वो अपन तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब अपने को लॉरेंज लोकल फील्ड के बारे में पता होगा। और क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन क्या है? क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन है आपका अल्फा और एप्सिलॉन आर, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बीच का रिलेशन जो है वही क्या है आपका क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन। तो उससे पहले देखते हैं लॉरेंज लोकल फील्ड क्या है। एक्चुअली क्या है कि ये मान लो आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये क्या है आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो मान लो ये कौन सी प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। और ये कौन सी प्लेट हो गई? ऑब्वियसली ये वाली हो गई आपकी नेगेटिव प्लेट। ये कौन सी हो गई आपकी नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज डेंसिटी का वैल्यू कितना है? प्लस सिग्मा फ्री। और नेगेटिव प्लेट पे कितना है? माइनस सिग्मा फ्री। लास्ट क्लास तक ये अपन ने देख लिए थे कैसे होता है। अब क्या होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी वजह से क्या आता है एक आपका, ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी हैव एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैव वैल्यू E0। कितनी वैल्यू है? E0। मैंने अभी तक क्या लिया था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस प्रकार से लिया था, लेकिन यहाँ पे कैसे ले रहा हूँ मैं? ऐसे ले रहा हूँ। ओके, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसके ड्यू टू दिस एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अपना, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? E0। ओके, और E0 क्या होगा आपका? E0 होगा आपका, ये अपन देख चुके हैं, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये अपन और भी देख लेंगे, एक बार अच्छे से और बताएंगे। तो E0 की जो डायरेक्शन है वो किधर की साइड होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर, इधर की साइड। ओके, अब क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने एक डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। क्या रख दिया? डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये रख दिया मैंने एक डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये जो है ये क्या है आपका डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल, पूरा है डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अब होगा क्या कि इसका, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसमें क्या होंगे? एटम्स होंगे। ओके, नंबर्स होंगे, एटम्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। अब इसका मैं एक कोई पर्टिकुलर एटम देख लेता हूँ। सपोज करना काफ़ी सारे एटम हैं, एक पर्टिकुलर एटम देख लिया, तो होगा क्या, इस पर्टिकुलर एटम पे क्या होगा? इस पर्टिकुलर एटम पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स तो लगेगा।
या कह देंगे ये इस पे वर्क करेगा, वर्क डन होगा। क्या बोल रहा हूँ कि जो डाइलेक्ट्रिक का एक एटम है, कोई सा भी एटम सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे ये वाला, एक पर्टिकुलर एटम सेलेक्ट कर लिया, तो उस पर्टिकुलर एटम पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, या फोर्स लग रहा है मतलब वर्क डन हो रहा है। तो ऐसे बोल लो कि जो पर्टिकुलर एटम है उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सा फील्ड है, ये है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा कि इस एटम पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन तो लगेगा, और इस डाइलेक्ट्रिक एटम के जो और भी एटम है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो और भी एटम है, इसके साथ तो क्या होगा, एक तो लगेगा आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वर्क लगेगा या फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके साथ साथ क्या होगा, जो भी रिमेनिंग एटम्स होंगे किसके, ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये दोनों क्या करेंगे, इस पे वर्क करेंगे या फोर्स अप्लाई होगा, और इस फोर्स की वजह से इस एटम पे क्या आ जाता है, एक लोकल फील्ड आ जाता है या एक नेट फील्ड आ जाता है, और इस नेट फील्ड को ही क्या बोलते हैं अपन, लोकल फील्ड, लॉरेंस लोकल फील्ड। ये मेथड है लोकल फील्ड को कैलकुलेट करने का, वो लॉरेंज ने कैलकुलेट किया था, इस वजह से इस लोकल फील्ड को अपन लॉरेंज लोकल फील्ड भी बोलते हैं। तो समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक के पर्टिकुलर एटम पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा भी जो भी रिमेनिंग एटम्स है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, उनके द्वारा भी वर्क डन होता है, जिसके कारण एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या बोलते हैं अपन, लोकल फील्ड कहा जाता है। इट इज नोन एज दी लोकल फील्ड। ओके, और ये लोकल फील्ड किसने फर्स्ट बार किसने कैलकुलेट किया था, फर्स्ट टाइम पे लॉरेंज ने, इस वजह से इसको बोलते हैं लॉरेंज लोकल फील्ड। और ये डिफाइन होता है EL के द्वारा। L क्या डिफाइन कर रहा है, लोकल फील्ड को। ठीक है, तो अब इस लोकल फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए अपने को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस एटम पे कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हैं, वर्क डन हो रहा है, जिसके कारण ये लोकल फील्ड अपने जनरेट हो रहा है। ये प्रोसेस जान गए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है ऑब्वियसली, तो इसमें मैंने कोई पर्टिकुलर एटम सेलेक्ट कर लिया, उस पर्टिकुलर एटम पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 तो वर्क करेगा ही करेगा, उसके साथ जो रिमेनिंग एटम्स है ऑफ डाइलेक्ट्रिक वो भी क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और इसकी वजह से क्या आएगा, एक आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं अपन, लोकल फील्ड, जो कि डिफाइन होता है EL के द्वारा। इट्स डिफाइंड बाय द लोकल फील्ड EL। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी कहानी स्टार्ट होती है। तो देखिए लोकल फील्ड EL कैसे कैलकुलेट होगा। ये आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम पे लीव किया था। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है, याद रखना मैं हमेशा एक ही टाइप का मटेरियल लूँगा, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या मीडियम। ओके, तो क्या है, इसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है, E0 इक्वल टू सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर। और यहाँ पे देखना, अब ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक है, तो इसमें ऑब्वियसली क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे
तो इधर के जो पास वाले हैं लगभग यहाँ के और लगभग यहाँ के, बीच वालों से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो किसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव वालों को, और जो नेगेटिव है वो किसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव वाले को। यानी कि यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव, ये प्लेट ए मान लो और ये प्लेट बी मान लो। जो बाहर की प्लेट है, आउटसाइड प्लेट है, प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो नेगेटिव और पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पे भी अपना क्या आ जाए, चार्ज ग्रेडियंट आ जाए, वहीं पे क्या आ जाता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। देखना पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या आएगा अपना चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E1 इक्वल टू माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लियर? समझ में आया ना? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये ध्यान रखना। E1 कैसे लिखा है, क्योंकि सिग्मा मान लो इसकी अच्छा ठीक है मैंने बताया नहीं, यहाँ पे क्या है माइनस सिग्मा पी है, इंड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे माइनस सिग्मा पी है और यहाँ पे प्लस सिग्मा पी। तो क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो अपन जानते हैं E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस सिग्मा पी अपने एप्सिलॉन 0। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि देखो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि इसकी डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। तो ऑब्वियसली E0 और E1 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, वो अपन देख चुके हैं। ओके, अब ये जो एटम है ये ले लिया मैंने कि इस एटम के लोकल फील्ड मेरे को कैलकुलेट करना है। अगर इस एटम पे कर लिया तो ऑब्वियसली मैं और किसी भी एटम पे क्या कर सकता हूँ, लोकल फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सपोज करना ये जो एटम है, ठीक है, इसको मेरे को देखना है, और ये पॉइंट मान लो आप O। ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने, O, कि जो O पॉइंट है उस पे क्या है आपका जो एटम है उस पे लोकल फील्ड मेरे को कैलकुलेट करना है। तो क्या किया, इस O को मैंने सेंटर कंसीडर करते हुए एक स्मॉल r रेडियस का क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है, या स्फीयर ड्रॉ किया है, सॉरी, क्योंकि 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं अपन। तो ये आपको परफेक्ट स्फीयर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कंसीडर कर लो कि ये जो सेंटर है, ये जो एटम है O पॉइंट पे, इसको मैंने सेंटर मानते हुए क्या किया, इसमें से स्मॉल r रेडियस का डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कर लिया मैंने, प्लक आउट कर लिया। प्लक आउट का मतलब है कि ये पूरा मटेरियल है, ये पूरा मटेरियल है आपका, और इसमें से ये वाला मैंने गोला स्फीयर हटा लिया, ऐसे हटा लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आपके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था स्टार्टिंग में, तो क्या होगा कि ये जब प्लग हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली ये होंगे डाइपोल होंगे, डाइपोल होंगे ऑब्वियसली। तो मैंने क्या किया, इसको हटा लिया। तो डाइपोल अभी भी है, लेकिन इसको ऐसे इस तरह से हटा लिया कि ये अब एम्प्टी स्पेस की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको प्लग आउट किया है, स्मॉल r रेडियस का मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज है, रिमेनिंग नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होने लग जाएंगे, अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। कहाँ पे, पॉजिटिव वाले तो इस नेगेटिव से, ये देखना ये वाले नेगेटिव से, और नेगेटिव वाले इधर पॉजिटिव वाली प्लेट से। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है,
हो रहा है नहीं हो रहा है? एक तरह से डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, मैं भी बताऊंगा कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ डिस्टेंस r से ये अलग है, डिफरेंशिएट सेपरेटेड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E2, और E2 की वैल्यू मेरे को अभी नहीं पता है, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो डाइपोल है इसके अंदर उसका भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E3, उसका वैल्यू भी मेरे को कैलकुलेट करना है। और कंसीडर करते हैं जनरली अपन कि कोई गैसीय सिस्टम है या डाइल्यूट कोई सॉल्यूशन है, उसके लिए जो E3 का वैल्यू है वो कितना रखते हैं अपन, जनरली 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो देखो मेन है अपने को E2 की वैल्यू कैलकुलेट करना और सब कुछ आ जाएगा। तो ये सिस्टम समझ में आया। क्या किया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, चार्ज इंड्यूस हुए, फिर एक स्मॉल r रेडियस का मैंने एटम को सेंटर मानते हुए कंसिडर करते हुए एक r रेडियस का स्फीयर ड्रॉ किया। उससे क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक की नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की और क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, और इस अंदर की साइड जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, और इस डाइपो इनकी वजह से, स्फीयर की वजह से कितना है, E2 है। तो जो कंप्लीट लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एटम पे वर्क होने वाला टोटल कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, और ऊपर से क्या है, जो अंदर के जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनकी वजह से भी क्या आएगा, आपका लोकल फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो मैंने बोला था ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक नहीं है, यहाँ पे कितने हैं, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं E0। E0 देखें तो E0 क्या है, E0 आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है और A से B की और उसकी डायरेक्शन है। अतः E का जो वैल्यू है वो कितना होगा, E0 इक्वल टू सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल। क्लियर? तो E0 का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0। सेकेंड E1 क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in which the positive and negative charges are attracted by plates B and A respectively। ओके, तो B के द्वारा प्लस हो रहा है और A के द्वारा क्या हो रहा है, माइनस चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है सिग्मा P, जहाँ माइनस सिग्मा P नेगेटिव प्लेट पे है और प्लस सिग्मा P पॉजिटिव प्लेट पे है। तो E1 का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, इस E0 के अपोजिट में होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इधर होगी, यानी कि माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0। और अपन जानते हैं, सिंस वी नो डैट सिग्मा P इक्वल टू क्या होता है आपका, कैपिटल P, पोलराइजेशन, ये अपन देख चुके हैं। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की हेल्प से अपन ने कैलकुलेट किया था। तो सिग्मा P क्या आया था आपका, P अपॉन सिग्मा P इक्वल टू P। तो E1 कितना है यहाँ पे, माइनस P अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आप काफ़ी लोग तो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया तो एप्सिलॉन 0 का क्या काम आ गया, एप्सिलॉन 0 क्यों लिया है, जबकि आना तो एप्सिलॉन चाहिए था। तो देखो यहाँ पे मैंने सिग्मा P कंसीडर कर लिया है, वरना अगर मैं एप्सिलॉन कंसीडर करता तो यहाँ पे क्या आ जाता, सिग्मा फ्री आ जाता, और सिग्मा P की वजह से क्या आ गया, पोलराइजेशन P कैलकुलेट हो गया है। तो इस P में ही क्या है आपका सिग्मा, क्योंकि अपन जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 काई E होता है, और एप्सिलॉन काई इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन R माइनस 1 या एप्सिलॉन R इक्वल टू 1 प्लस काई। तो ये जो एप्सिलॉन R है वो काई में है, काई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और काई पे क्या डिपेंड कर रहा है, पोलराइजेशन P डिपेंड कर रहा है, और P किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा P पे।
तो जो E1 का वैल्यू है वो इनडायरेक्टली क्या है, एप्सिलॉन आर तो इसमें आ ही रहा है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इसमें आ रहा है। क्लियर? तो ये सेकंड हो गया आपका, क्या आ गया, E1 इक्वल टू माइनस, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट हो गया, सेकंड कैलकुलेट हो गया, थर्ड देखना। देखो अब मेरे को पता है कि जो E2 की डायरेक्शन है वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, ये तो मुझे पता है। चलो, तो यानी E1 के क्या होगी, अपोजिट होगी, और E1 के अपोजिट होगी यानी E0 के क्या होगी, इन डायरेक्शन में होगी, अलाइन होगी। यानी कि E2 की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस प्रकार से, E0 की डायरेक्शन ऐसे, E1 की डायरेक्शन अपोजिट, और E2 की डायरेक्शन E1 के अपोजिट यानी E0 के पैरेलल में। क्लियर? तो यहाँ से E2 की डायरेक्शन तो चलो पता लग गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक इस प्रकार से ये मैंने कंसीडर किया था स्मॉल r, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। ठीक है? और ये जो एटम है वो इस पे यहाँ पे रखो। क्लियर? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस स्पेयर को 2 स्पेयर्स का पार्ट मान रहा हूँ। क्या मैं कर रहा हूँ, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए 2 पार्ट्स 2 स्पेयर कॉम्बिनेशन। कैसे, देखो ये इस प्रकार से और ये ले लिया इस प्रकार से। ठीक है? और यहाँ पे क्या आ गए, आपके पॉजिटिव चार्ज आ गए, और यहाँ पे क्या आ गए, आपके नेगेटिव चार्ज आ गए। देखो इसी को मैंने क्या बोल दिया, 2 पार्ट सिस्टम। ठीक है? और इसकी रेडियस कितनी है, r। तो देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और एक डिस्टेंस r द्वारा क्या है, सेपरेटेड है। यानी कि ये जो है जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। यानी किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है? एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको देखो दोबारा यहीं से देख लो, इसको मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ तो इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखो E0 की वैल्यू आ गई आपकी, याद रखना E0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे को, सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0, और E1 की वैल्यू है -p अपॉन एप्सिलॉन 0, कैपिटल P। अब क्या किया है, कि देखो इसको मैंने इस प्रकार से लिया, ये क्या है आपका r है। ठीक है? और ये जो एंगल है वो मान लो आप कितना है, थीटा है। और ये जो पॉइंट है P, r कॉमा थीटा, या ये जो कोई पॉइंट है r कॉमा थीटा, इस पे क्या करना है, मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो क्या होगा, ये मान लो आपकी कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मान लो आपकी z है। क्लियर? तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, इस r रेडियस में, अब चूंकि यहाँ पे क्या रहा है, डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, डाइपोल बन रहे हैं, यानी मतलब क्या हो रहा है, पोलराइजेशन आ रहा है। और अपन जानते हैं पोलराइजेशन P इक्वल टू क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट स्मॉल p पर यूनिट वॉल्यूम जानते हैं। यानी कि कैपिटल P इक्वल टू स्मॉल p अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। इसका वॉल्यूम कितना है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से अगर स्मॉल p का वैल्यू लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू इंटू कैपिटल P। और अपन जानते हैं
कि अगर एक डाइपोल फॉर्मेशन हो रहा है, ये अगर डाइपोल फॉर्मेशन हो रहा है तो किसी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट द पोटेंशियल विल बी, क्या होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कैलकुलेट किया था ना अपने डाइपोल मूवमेंट के या डाइपोल के ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपन ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये बता देते हैं बस, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फाई इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया। क्लियर। तो देखो ये एट एनी पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है, क्योंकि डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा था, मैंने भी बताया था ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसको टू स्पेयर्स का क्या कर सकते हैं, स्पेयर्स का पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो P की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू के 4/3 पाई आर क्यू और कैपिटल P और रह गया कैपिटल P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। और K अपन जानते हैं कितना रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो फाई आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो यहाँ से फाई क्या आ जाएगा आपका, P कॉस थीटा या P आर कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, एक आर क्यूब से एक आर स्क्वायर, तो ये बच जाएगा पी आर कॉस थीटा। तो यहाँ तक के सोचने के लिए, यहाँ तक ये वाला डेरिवेशन कैसे आया है, यहाँ तक के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको अगली क्लास में जब तक आपको टाइम देता हूँ कि यहाँ तक का जो भी आपने पढ़ाया है वो एक बार ध्यान से देखिएगा और इससे आगे का डेरिवेशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे याद रखना आर कॉस थीटा क्या है, आर का थीटा की तरफ, ये एक्चुअली ये थीटा है, ये जेड डायरेक्शन है, सॉरी ये जेड कंसीडर कर लो, ये एंगल है थीटा और ये क्या है आर। तो आर का जेड की तरफ क्या लेंगे अपन, इसमें कंपोनेंट भी कम, ये सॉरी ये आर है, तो आर का अपन जेड की तरफ कंपोनेंट कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। एक्स और वाई में नहीं ले रहा हूँ मैं इसको, केवल उसमें ले रहा हूँ जेड में, तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसको अपन और नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे। तो याद रखना अब तक क्या पढ़ा है उसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।